हेलो बच्चों, होली कैसे बीती। मुझे उम्मीद है कि आपकी होली अच्छी बीती होगी, मेरी भी अच्छी बीती। आज शाम पढ़ाई के क्रम में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं ड्रैगोज रूल। तो आइए पढ़ाते हैं आपको ड्रैगोज रूल। अभी तक आप पढ़ चुके हैं बेटा बैलेंस बॉन्ड थियरी, बीबीटी। अब हम आगे पढ़ते हैं ड्रैगोज रूल। तो ड्रैगोज रूल पढ़ने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि ड्रैगोज रूल की उत्पत्ति कहाँ से हुई। जबकि बीबीटी हमारी सही चल रही थी, बॉन्ड एंगल सही निकाल रहे थे हम लोग, हाइब्रिडाइजेशन सही निकाल रहे थे। तो हम ग्रुप 14, 15 और 16 की बात करते हैं। ग्रुप 14, 15 और 16 की बात करते हैं। तो हम सबसे पहले उदाहरण लेते हैं ग्रुप 14 का, 14 का, जिसमें हमारा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी आते हैं। तो उसके हाइड्राइड्स लेते हैं, वहाँ से हम समझना शुरू करेंगे। हम चलते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल में कौन लेंगे बेटा, NH3 लेंगे, नाइट्रोजन का हाइड्राइड, PH3 लेंगे, AH3 लेंगे, ASH3 और एंटीमनी SbH3। इनका सबसे पहले हम निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या निकालते हैं बेटा, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, फास्फोरस का 15, आर्सेनिक का 33 और एंटीमनी का 51। हम देखते हैं बेटा, जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 7 का, तो 2 और 5, यानी यह आएगा आपका 2s2 और 2p3। ऐसे इसका आएगा 3s2 3p3, इसका आएगा 4s2 4p3 और इसका आएगा 5s2 और 5p3। यहाँ से हम निकालते हैं इनका जेड। क्या निकालते हैं बेटा, जेड। जेड का फार्मूला था 1/2 कोष्टक में नंबर्स ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ 5, प्लस कोई नेगेटिव चार्ज होता है तो प्लस करते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है तो माइनस करते हैं, और प्लस मोनोवैलेंट एटम करते हैं। तो यहाँ न तो नेगेटिव है और न ही पॉजिटिव, यहाँ पर मोनोवैलेंट एटम हाइड्रोजन है जिसकी संख्या 3 है। तो ये हो गया बेटा 5 3 8, 8 का 1/2 करते हैं तो 4 आता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। इसी तरह इसको देखिए, 5 3 8 4, 5 3 8 4, 5 3 8 4, 4 सबका आ रहा है जेड की वैल्यू। और जेड की वैल्यू में होता क्या क्या है बेटा, आपको पता है। जेड की वैल्यू में होता है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। क्या होता है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर की संख्या अगर हम ध्यान दें तो 3 है, अब तो लोन पेयर सब पर 1 होगा क्योंकि जेड की संख्या 4 है। तो लोन पेयर निकालेंगे, जेड में से घटा देंगे बॉन्ड पेयर, तो आ जाएगा आपका लोन पेयर। यानी हम अब शॉर्टकट में लिखना चाहें तो सबका लिख सकते हैं कि सब पर एक एक लोन पेयर है। इसका मतलब नाइट्रोजन ऐसे होगा कि 3 बॉन्ड ऐसे बने होंगे, एक लोन पेयर ऐसे होगा, हाइड्रोजन ऐसे है। ठीक, ऐसे ही आपका फास्फोरस है, एक लोन पेयर है और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं। आर्सेनिक को भी देखा जाए तो आर्सेनिक की भी स्थिति यही है कि एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर बने हुए हैं। एंटीमनी का भी यही पोजीशन है कि एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर हैं। सबका जेड हमने देखा बेटा, सबका जेड 4 आ रहा है, यानी सब में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। सब में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने का मतलब बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहता है अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। आइए देखते हैं।
लोन पेयर होने के कारण लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होगा, तो बॉन्ड एंगल थोड़ा घट जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट अमोनिया का देखा गया तो 160 डिग्री के आसपास आ रहा है। ये वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो यह देखा गया कि 107 के आसपास आ रहा है। जबकि इसमें देखा गया तो इसमें आया 93 डिग्री, आर्सेनिक में देखा गया तो 92 डिग्री, और एंटीमनी में देखा गया तो 91 डिग्री। यहां से यहां तक तो कांस्टेंट डिक्रीज है, 93, 92, 91। ये तो कंसीडर किया जा सकता है कि यहाँ से जो डिक्रीज है कंटिन्यूअस है, 1-1 डिग्री का अंतर है। लेकिन 107 और 193 का अंतर देखा जाए तो लगभग 14 डिग्री का अंतर आ रहा है, जो कि थोड़ा सा इस थियरी से काफी अंतर है। अगर हाइब्रिडाइजेशन हुआ है तो जैसा इनका करेक्टर है वैसा सबका होना चाहिए था। तो यहीं से जन्म हुआ ड्रैगोज रूल का कि जो बॉन्ड एंगल है इतना कम क्यों है। अब देखिए, अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करते हैं तो इस क्रम में देखा जाए तो सबसे ज्यादा ये, इससे कम ये, इससे कम ये, इससे कम ये। कारण भी है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटीमनी और बिस्मथ ऊपर से नीचे आने पर, जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की, उससे कम फास्फोरस, उससे कम एंटीमनी, उससे कम बिस्मथ। तो इस ग्रुप में देखा जाए तो लोन पेयर सबके पास उपस्थित हैं, बॉन्ड पेयर सबके पास सेम है। तो अब सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से हम बता पाएंगे किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है। तो इस उदाहरण से अगर हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से देखें, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या कहती है कि जिस सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के रूल में ये आता है बेटा कि सेंट्रल एटम, जिस सेंट्रल एटम का बॉन्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह सबसे बड़ा, यह उससे छोटा या उससे छोटा। ठीक, यहां तक बात हो गई। हाइब्रिडाइजेशन सब में sp3 दिख रहा है आपको। ठीक, अब हम चलते हैं कि इसका बॉन्ड एंगल अमोनिया का इतना ज्यादा और pH3 का इतना कम क्यों है, इस बात पर हम अब अध्ययन करते हैं। हम दो का उदाहरण लेते हैं, NH3 का और pH3 का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं बेटा इसका, 1s2, 2s2 और 2p3। ऐसे ही इसका देखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। चलिए इन दोनों को हम देखते हैं। हुआ यूं होगा कि 2s में जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं किसके, 2s के, और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन। इनमें हुई होगी मिक्सिंग, इन एटॉमिक ऑर्बिटलों में हुई मिक्सिंग, जिसके कारण इनका हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3। हम कह सकते हैं बेटा कि दीज एटॉमिक ऑर्बिटल्स कौन कौन सी, 2s और 2p इंटरमिक्स्ड क्या हुई बेटा, इंटरमिक्स्ड हुई, और किसका फॉर्मेशन की, हाइब्रिड ऑर्बिटल का। किसका फॉर्मेशन की, हाइब्रिड ऑर्बिटल का। हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सी होगी बेटा, sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटलें। कौन कौन सी हाइब्रिड ऑर्बिटलें, sp3,
sp3 और sp3। लोन पेयर भी हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है। लोन पेयर भी हमारा अमोनिया का किस में है, नाइट्रोजन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। तो बॉन्ड एंगल इसका होना चाहिए था इस हिसाब से 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के रिपल्सन ने इस बॉन्ड एंगल को कम किया। क्या किया? कम किया और ला दिया 160 डिग्री पर। यहां तक तो बात समझ में आती है, ठीक है। लोन पेयर के कारण, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन, तो बॉन्ड एंगल घट गया। दूसरी बात आती है, जब इनका हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं PH3 का, तो हम अंतिम का ले रहे हैं 3s2 और 3p3। 3s2 जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन और 3p में 3 इलेक्ट्रॉन। बात समझिए बेटा, ये px है, ये py है, ये pz है। कोऑर्डिनेट पर देखा जाए तो ऐसे हैं, यह px है, यह px है, यह py है और यह pz है। कोऑर्डिनेट्स पर एक्सिस में 90 डिग्री का एंगल होता है और हमारा जो एंगल दिया गया है इसका 93 डिग्री का। यह तब संभव है क्योंकि नजदीक है, लगभग थोड़ी बहुत मिक्सिंग हुई होगी, यह नजदीक है। इसका मतलब कि अगर हाइब्रिडाइजेशन हुआ होता, इंटरमिक्सिंग हुई होती, तो बॉन्ड एंगल इसके आसपास आना चाहिए था। इसका मतलब प्योर p ऑर्बिटल ने, प्योर p ऑर्बिटल ने, कौन सी ऑर्बिटल? एटॉमिक ऑर्बिटल। प्योर p ऑर्बिटलें क्या की हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन की हैं। क्या की हैं बेटा? बॉन्ड फॉर्म की हैं। क्यों ऐसा कह रहे हैं कि बॉन्ड एंगल हमको जो 90 डिग्री तब मिलेगा जब एक्सिस पर बॉन्डिंग हुई हो, अर्थात हाइड्रोजन आकर इसमें मिक्स हुआ, इससे बॉन्डिंग किया हो, यह हाइड्रोजन इससे बॉन्डिंग किया हो, एक हाइड्रोजन इससे बॉन्डिंग किया हो। अगर ये ओवरलैप हो जाती तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन देती, हाइब्रिड ऑर्बिटलें देती। हाइब्रिड ऑर्बिटलों के अनुसार जब बॉन्ड एंगल आता तो इतना आता, लेकिन ऐसा है नहीं। इसका मतलब ये जो प्योर p ऑर्बिटलें हैं, यही प्योर p ऑर्बिटलें आपस में ओवरलैप नहीं हुई और ये क्या की? ये कर दी विदाउट ओवरलैपिंग। प्योर p ऑर्बिटल ने बॉन्ड बनाया है। अब प्योर p ऑर्बिटल जब बॉन्ड बनाएंगे बेटा, तो एंगल 90 तो हमको मिल रहा है क्योंकि एक्सिस पर बना रही हैं। कैसे बना रही हैं? एक्सिस पर बना रही हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। हाइड्रोजन का यस वाला करेक्टर आकर यहाँ जुटेगा, हाइड्रोजन का यस वाला करेक्टर आकर यहाँ जुटेगा, हाइड्रोजन का यस करेक्टर आकर यहाँ जुटेगा। ऐसे बॉन्डिंग हुई है। थोड़ी बहुत बॉन्डिंग हुई होगी क्योंकि 90 डिग्री से एंगल ऊपर आ रहा है। तो ड्रैगोज रूल क्या कहता है? अब हम आते हैं प्योर ड्रैगोज रूल पर। ड्रैगोज रूल कहता है कि प्योर p ऑर्बिटल, ड्रैगोज रूल क्या कहता है कि प्योर p ऑर्बिटल मेक्स बॉन्ड। रूल का क्या है बेटा? यहां हैशटैग लगा लीजिए कि प्योर p ऑर्बिटल मेक्स बॉन्ड। मुख्य इनका यही स्टेटमेंट है। अब इनका जो लागू होगा वो ग्रुप 14, 15 और 16 पर लागू होगा। वो भी किस पर? सेकेंड, थर्ड, आगे के सभी फोर्थ एटम पर लागू होगा। ये भी याद रखना है आपको कि 2, 3 और फोर्थ पर लागू होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि अब कंटिन्यूअस 93, 92, 91 पर लागू होता है। तो ड्रैगोज रूल क्या कहता है बेटा? प्योर p ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्म की है, इसलिए बॉन्ड एंगल हमको 90 डिग्री से ज्यादा मिल रहा है। मिलना चाहिए था 90 डिग्री, लेकिन थोड़ी बहुत मिक्सिंग हुई होगी
जिसके कारण बॉन्ड एंगल 93 डिग्री मिल रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ठीक, हमने आपको दिखाया बेटा कि जो पी ऑर्बिटल का है नाइट्रोजन और फास्फोरस का, अब यहां से हम अध्ययन करते हैं एक नई चीज कि नाइट्रोजन का जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, ये नाइट्रोजन के लिए बना रहा हूं, किस समय बेटा, जब ये इंटरमिक्सिंग हो चुकी होगी। ये देखिए 2s का जो इलेक्ट्रॉन था अब वो sp3 हाइब्रिड में है, p भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है। अब हम आते हैं लोन पेयर की बात करते हैं, और फास्फोरस का देखा जाए तो जो लोन पेयर है वो प्योर 3s में है। किसमें है? 3s में। अब हम इस चीज का अध्ययन करते हैं बेटा कि यस करेक्टर कितना ज्यादा है, यस करेक्टर कितना ज्यादा है। अब इस लोन पेयर की सिर्फ मैं बात कर रहा हूं कि लोन पेयर नाइट्रोजन वाला देखा जाए तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है, यानी परसेंटेज ऑफ यस करेक्टर, परसेंटेज ऑफ यस करेक्टर देखिए 3 1 4 यानी 25% है। इसमें कितना है? 25%। अब जबकि फास्फोरस की केस में परसेंटेज ऑफ यस करेक्टर देखा जाए तो कितना है बेटा? 100%। अब यही समझिए कि दोनों के लोन पेयर में क्या अंतर है। परसेंटेज ऑफ यस करेक्टर जितना ज्यादा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतनी ज्यादा। परसेंटेज ऑफ यस करेक्टर जितना ज्यादा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतनी ज्यादा। ठीक, तो ये जो लोन पेयर है वो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। क्या है बेटा? लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। और जबकि फास्फोरस का जो लोन पेयर है वो कैसा है? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। अर्थात हम कह सकते हैं कि लोन पेयर डोनेट करना हो, लोन पेयर क्या करना हो? डोनेट करना हो, तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इजीली डोनेट कर सकता है। क्यों? कि उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है और उसमें यस करेक्टर कम है। यानी हम कह सकते हैं बेटा कि लोन पेयर, यही नोट्स बना दे रहा हूं, लोन पेयर इजीली डोनेटेड। कारण क्या है बेटा? यस करेक्टर का कम होना। अब ये नॉट इजीली डोनेटेड, इजीली डोनेटेड, कारण क्या है बेटा? परसेंटेज ऑफ यस करेक्टर। अब हम ऐसे सवालों को सॉल्व कर पाएंगे जो कि बीबीटी नहीं सॉल्व करा पा रही थी, वो नहीं एक्सप्लेन कर पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, ये मुख्य चीज आपको याद रखनी होगी कि नाइट्रोजन का लोन पेयर sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है और फास्फोरस का लोन पेयर प्योर s ऑर्बिटल में है। प्योर s ऑर्बिटल में होने के कारण लोन पेयर को ध्यान में रखते हुए बेटा हम अब ऐसे सवालों को सॉल्व करेंगे जो बीबीटी सॉल्व नहीं करा पा रही थी। ठीक है, चलिए हम ऐसे क्वेश्चन लेते हैं। ये कंफर्म हो गया कौन सा लोन पेयर इजीली रिमूव होगा, कौन सा लोन पेयर नहीं होगा आसानी से। तो हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है बेटा, क्वेश्चन कहता है कि जब अमोनिया HCl से अभिक्रिया करती है डाइल्यूट HCl से, तो बनाता क्या है बेटा? NH4Cl। क्या बनाता है? NH4Cl। और वहीं जब हम PH3 की अभिक्रिया कराते हैं HCl से तो नो रिएक्शन होता है, ये डाइल्यूट लिया जाता है बेटा, ये भी डाइल्यूट। अब आप समझिए यहां से एक अच्छी बात कि अगर लोन पेयर नाइट्रोजन डोनेट करता है, लोन पेयर नाइट्रोजन डोनेट करता है तो ये बनता है बेस। क्या बनता है बेटा? बेस। अब ये कैसा बेस बनेगा? गुड बेस बनेगा। ये लोन पेयर को इजीली डोनेट नहीं करता
इसलिए यह पुअर बेस है। कैसा है बेटा? पुअर बेस है। अब आप जानिए, जब अच्छा बेस होगा तो एसिड से अपक्रिया कर लेगा, इसीलिए अमोनिया गुड बेस होने के कारण, स्ट्रांग बेस होने, गुड के बजाय स्ट्रांग बेस लिखिए, अमोनिया स्ट्रांग बेस है। क्यों स्ट्रांग बेस है? क्योंकि इजीली अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है। तो बेस डाइल्यूट HCl से अपक्रिया करके अमोनियम क्लोराइड बनाएगी, जबकि यह पुअर बेस है। पुअर बेस है तो डाइल्यूट एसिड से अपक्रिया नहीं करता। तो कारण क्या लिखना पड़ेगा इसका बेटा? आंसर लिखना पड़ेगा आपको, सिंस अमोनिया इज ए स्ट्रांग बेस बिकॉज, कारण बताइए, इट इजीली डोनेट lone pair while pH3 does not donate lone pair, therefore it is a poor base. बेस। दिस इज द रीजन, यही वो कारण है, दिस इज द रीजन pH3 does not react with dilute HCl। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं इसी का, कि अमोनिया वाटर से अपक्रिया कर लेता है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, कि वाटर से अमोनिया जो है NH3 रिएक्ट्स विथ वाटर फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जबकि PH3 वाटर से अपक्रिया नहीं करता, नो रिएक्शन। वही कारण फिर है, मूल कारण वही है जिसका मैंने पहले बताया, कि अमोनिया इजीली लोन पेयर डोनेट कर देता है, इसलिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। PH3 में फास्फोरस अपना लोन पेयर इजीली डोनेट नहीं करता, इसलिए वह वाटर से अपक्रिया नहीं करता। ठीक बेटा, आगे चलते हैं। ग्रुप 16 की बात कर लेते हैं डायरेक्ट हम, ग्रुप 16 की। अब हम बात करते हैं बेटा ग्रुप 16 की, जिसमें क्या है? ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिलेनियम है और टिलेनियम है। अब हम लेते हैं बेटा हाइड्राइड्स H2O, H2S और इसको निकालते हैं इनका जेड। क्या निकालते हैं बेटा? सेंट्रल एटम का निकालते हैं जेड। क्या निकालते हैं? जेड। ऑक्सीजन 8, तो 2 और 6, आउटर मोस्ट सेल में 6, तो जेड कैसे निकलेगा बेटा? 1/2 नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम 6, मोनोवैलेंट 2, आ गया बेटा कितना? 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। एक ही ग्रुप के हैं सभी, 16 ग्रुप के, तो सभी कैसे हैं बेटा? sp3 हाइब्रिडाइज हैं। कैसे हैं? sp3 हाइब्रिडाइज हैं। अब आइए यही एक चीज और क्लियर कर देते हैं आपको। यह जेड में 2 चीजें होती हैं, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर।
हमारे पास जेड की संख्या है 4, लोन पेयर हमें ज्ञात करना है। बॉन्ड पेयर ध्यान से देखिए तो सबके साथ दो दो ही हाइड्रोजन जुटे हैं, तो लोन पेयर की संख्या आएगी 2। यानी हम अब कह सकते हैं आसानी से कि प्रत्येक एटम पर दो दो लोन पेयर हैं। सब पर लोन पेयर की संख्या कितनी है? 2। लोन पेयर की संख्या 2, लोन पेयर की संख्या 2। इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ऑक्सीजन से 2 बॉन्ड पेयर जुटा हुआ है और 2 लोन पेयर जुटा है बेटा। ऐसे ही 2 से ही समझ लीजिए। सल्फर पर 2 हाइड्रोजन जुटा हुआ है और 2 लोन पेयर जुटे हुए हैं। ऐसे आपके सिलेनियम पर भी है। सिलेनियम पर देखिए बेटा 2 बॉन्ड पेयर हाइड्रोजन के साथ लगे हुए हैं और 2 लोन पेयर लगे हुए हैं। टिलेनियम पर भी वही हाल है कि 2 बॉन्ड पेयर हैं हाइड्रोजन के साथ और 2 लोन पेयर हैं। ठीक। अब देखिए बेटा कि जो लोन पेयर का रिपल्सन होता है, लोन पेयर का जो रिपल्सन होता है वो सबसे ज्यादा होता है। फिर नंबर आता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन और सबसे कम रिपल्सन होता है बॉन्ड पेयर में। तो अभी यहां देखिए एक तो लोन पेयर में रिपल्सन है सब में, इसमें भी। तो सबसे ज्यादा रिपल्सन होने का मतलब कि यह लोन पेयर पहले स्वयं को एकदम मिनिमम रिपल्सन में ले जाकर एडजस्ट करेगा। सबसे ज्यादा रिपल्सन है तो पहले यह फैलेगा और सबसे कम रिपल्सन में जाकर स्टेबल होगा। फिर नंबर आएगा किसका बेटा? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर को दबाएगा। एंगल होना चाहिए था हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार 160 डिग्री, लेकिन वाटर की केस में देखा गया कि 104 डिग्री 5 मिनट के आसपास आया। फिर सल्फर में आया 93, सिलेनियम में आया 92 डिग्री, टिलेनियम में आया 91 डिग्री। कहानी फिर वही है। अगर हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखें, क्या देखें बेटा? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम और टिलेनियम। क्यों? कि सेंट्रल एटम पर सराउंडिंग एटम सेम है। एक मामला यह फेल होगा डिफरेंस निकालने का कि किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है। लोन पेयर की तरफ जाते हैं तो सब पर लोन पेयर हैं, यहाँ यह भी मामला हो गया कि सब पर बराबर है। फिर हम जाते हैं सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखते हैं। तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखी जाए तो जब ग्रुप में हम ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटती है। इसका अर्थ यह हुआ बेटा कि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो इस हिसाब से H2O का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, उससे कम इसका, उससे कम इसका, सबसे कम इसका। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई। फिर वही कहानी आकर फंसती है बेटा कि यहाँ 93, 92, 91 ये तो ठीक है क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेंट्रल एटम की घट रही है, तो 3 में लगातार क्रम घटता हुआ चलिए कंसिडरेबल है। लेकिन जो पहला एटम है ऑक्सीजन का जो हाइड्राइड है, सल्फर का हाइड्राइड है, उनमें अंतर 11 डिग्री 5 मिनट का अंतर है, जो कि हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार बहुत डिफरेंस दिखा रहा है। 104 है, 103 होता है, 102 होता तब भी यह कंसीडर हो जाता है। चलिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घट रही है तो लोन पेयर दबा रहा होगा। फिर हम आते हैं इनके हाइब्रिडाइजेशन, उसको देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे हुआ है। ठीक, तो बाकी को हम मिटाते हैं। हमको मुख्यतः 2 अध्ययन करना है कि इनके बीच, हाँ ध्यान दीजिएगा, ड्रैगोज रूल दूसरे, तीसरे और चौथे पर लगेगा, पहले पर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? हाइब्रिडाइजेशन से इसका बॉन्ड एंगल लगभग ठीक है। 107, 109 होना चाहिए, 2 लोन पेयर लगे हैं, 104, 5 ठीक कंसिडरेबल है। लेकिन यहां से यहां तक तो ठीक है, एक लगातार घटे हैं। ये जो डिफरेंस है उसी को हमें समझना है कि इतना डिफरेंस क्यों आया। ठीक, इतना डिफरेंस
क्यों आया। तो हम लेते हैं सेंट्रल एटम ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p4 2p4। फिर हम लेते हैं सल्फर का देखते हैं बेटा 16 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4। हमारे काम की तो यही आउटर ऑर्बिटल है, इसमें ऑक्सीजन में 2s 2p और सल्फर में 3s और 3p। आइए जरा से इसको अध्ययन करें। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 4 इलेक्ट्रॉन, 2p में 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और 4। अब ध्यान दीजिए बेटा कि हाइब्रिडाइजेशन होगा, इंटरमिक्सिंग होगी। अगर इनकी इंटरमिक्सिंग होती है तो रिजल्ट क्या होगा बेटा, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटलें बनेंगी एक समान ऊर्जा स्तर की, जो कैसी होंगी sp3 हाइब्रिडाइज होंगी। कैसी होंगी sp3 हाइब्रिडाइज होंगी। लोन पेयर कहाँ होगा बेटा आपका, यहां होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। ये ऑर्बिटलें कैसी हो गई, हाइब्रिड ऑर्बिटलें हो गई, और यहीं से इनका हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3, बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट। प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, बॉन्ड डिक्रीज कर जाएगा, आ गया 104 डिग्री 5 मिनट। अब हम सल्फर की केस देखते हैं। किसकी केस देखते हैं, सल्फर की केस देखिए। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3p में 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4। अगर सल्फर की एटॉमिक ऑर्बिटलें इंटरमिक्स हुई होती तो ऐसे सेम घटना जैसे ऑक्सीजन में आ रही वैसे आती। चूंकि जो बॉन्ड बना हुआ है एक्सियल है, px py और pz, ये फास्फोर सल्फर की बात कर रहा हूं, ये px ये py ये pz। तो px पर तो लोन पेयर बॉन्ड है 2 ठो, खाली कहाँ है बेटा py और pz। अब जरा समझिए कि इसके बीच एंगल 90 डिग्री का है। कितने का है, 90 डिग्री का। अगर प्योर p ऑर्बिटल में बॉन्ड बना होगा तभी एंगल 90 के आसपास आएगा। इसका मतलब सल्फर की प्योर p ऑर्बिटल ने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाया हुआ है। किससे बनाया बेटा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, इसीलिए बॉन्ड एंगल इसका 90 या 90 से अब आ रहा है। यहां भी ड्रैगोज रूल काम कर रहा है कि प्योर p ऑर्बिटल ऑफ सल्फर मेक्स बॉन्ड। ये बात याद रखिए कि सल्फर के प्योर p ऑर्बिटल ने बॉन्ड बनाया है, क्योंकि एक्सिस पर जो लूप्स हैं उनके बीच 90 डिग्री का एंगल है। अगर ये हाइब्रिडाइजेशन में भाग ली होती, इंटरमिक्सिंग हुई होती, तो जैसे ऑक्सीजन रिजल्ट दे रहा है वैसे हमारा फास्फोरस भी देता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं सिलेनियम और टिलेनियम की भी प्योर p ऑर्बिटल में बॉन्ड बना हुआ होगा, इसीलिए बॉन्ड एंगल 93, 92, 91 डिग्री आ रहा है। तो ड्रैगोज रूल क्या कहता है बेटा, मुख्यतः कि जब प्योर p ऑर्बिटल भाग लेंगी, हाँ थोड़ी बहुत हाइब्रिडाइजेशन कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि 90 मैं कह रहा हूं 93 आ रहा है, ठीक, तो थोड़ी बहुत हाइब्रिडाइजेशन हुई होगी अकॉर्डिंग टू ड्रैगोज रूल कि ग्रुप 14, 15 और 16 के दूसरे, तीसरे और चौथे एलिमेंट में जो बॉन्ड बना है वो प्योर p ऑर्बिटल बना रही है। ठीक है, इसके आधार पर हम कुछ क्वेश्चन कर लेंगे बेटा, जैसे आपका पूछे वाला है उसी तरह से कर लेंगे। ठीक, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन,
देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन। बस आज इतना ही बेटा। होली की फिर से हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं आगे डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट लेक्चर क्या होगा बेटा आपका? डाइपोल मोमेंट। अगेन थैंक यू।